चलो भाई अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। फाइनली जाके हम ब्रेक इवन का फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे। देखिए आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट आप लोग बनाते थे, कैसे बनाते थे आप इनकम स्टेटमेंट? अपने पास सेल्स लिखी आपने, लेट्स सपोज सेल्स है आपकी 100,000 की, ठीक है, $100,000 और फिर आप इसमें से माइनस करते हो कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी जिसे हम कहते हैं। लेट्स सपोज आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है 60,000 की, ये आपने माइनस की तो क्या मिलता है आपको? ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। कितना है मान लेते हैं, मान क्यों लेते हैं, 40,000 ही है भाई, 40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। माइनस करेंगे हम इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और साथ में आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो ये माइनस करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये आते हैं 20,000, तो इस तरह से आपके पास निकल कर आती है कितनी? 20,000 का ये आ गया आपका प्रॉफिट, ठीक है, ये बेटा आ गया आपके पास प्रॉफिट। ये तो वो नॉर्मल तरीके से जो आप इनकम स्टेटमेंट बनाएगा, तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में हम इनकम स्टेटमेंट को बनाएंगे। यही बात मैंने समझानी है इस चैप्टर में, आपने सोचना भी उसी तरह से ही है। कैसे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर क्या क्या शामिल है? अच्छा, आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स को दिमाग में रखेंगे, ठीक है, आपने मतलब वैसे तो ट्रेडिंग के अंदर भी हम कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, हम सर्विस सेक्टर के अंदर भी कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादा जो पार्ट टेस्ट होता है कॉस्टिंग के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग के एरिया से किया जाता है, तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग के एस्पेक्ट से हमें बातों को समझना बहुत जरूरी है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या था, जरा डिटेल में जाओ इसकी। कॉस्ट ऑफ सेल्स में सर हम लिखते थे ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, उसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं क्या, जो हमारी प्रोडक्शन जो हमने की है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, फिर उसके बाद हम उसमें से माइनस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, फिर हमें मिलता है कॉस्ट। यानी उस इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं जो तुमने प्रोड्यूस किया है, जो तुम बना रहे हो, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या कुछ शामिल है, तो उसके 3 ही एलिमेंट्स आपको मिलते हैं। वो क्या है सर? डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, अच्छा एक और चीज भी होती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन वो आमतौर पर इतना ज्यादा आपके पास आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, बेसिक में मैंने ऑलरेडी उसको कवर किया हुआ, वो आप देख सकते हैं। तो आमतौर पर जो बात होगी वो 3 चीजों के ऊपर होगी। एक तो होगा क्या, डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा क्या, डायरेक्ट लेबर, और तीसरा आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड्स, या फिर हम इसको प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कहते हैं, हम उसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कहते हैं, एक ही बात है। तो यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि सर डायरेक्ट मटेरियल जो इसके अंदर शामिल है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और तीसरा क्या बोला मैंने, एफओएच या प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब ये 3 जो कॉस्ट है हमारी, इसमें से ये जो डायरेक्ट मटेरियल है ये कौन सी कॉस्ट है सर? इसकी नेचर क्या है सर? ये वेरिएबल है। डायरेक्ट लेबर क्या है सर? ये भी वेरिएबल है। ये भी बातें मैं ऑलरेडी डिस्कस करते हुए आ रहा हूं, सारी बातें डिस्कस करते हुए आ रहा हूं। एफओएच की जब हम बात करते हैं तो सर इसके अंदर वेरिएबल भी है हमारे पास और फिक्स्ड भी है, वेरिएबल भी है और फिक्स्ड भी है। तो हमने क्या करना है, अब हमारा यहां जो काम है, इस चैप्टर में जो काम है, वो हमने वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट को अलग अलग कर लेना है। ऐसे ही जब मैं इस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करता हूं जिसमें तुम्हारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, तो इसके अंदर भी तुम अगर देखोगे तो कुछ पार्ट तुम्हारा क्या होगा भाई, वेरिएबल का होगा, और कुछ पार्ट होगा फिक्स का। तो क्या करना है, तरीका क्या, हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि तमाम कॉस्ट में से जितनी भी मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, जो भी मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, जो भी मेरी वेरिएबल कॉस्ट है उसको एक जगह ले आओ, और जो भी फिक्स कॉस्ट है उसको एक जगह जमा कर लो। यानी फिक्स को अलग कर लो, वेरिएबल को अलग कर लो। पहला काम तुम्हारा ये होना चाहिए, जब तुमने वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये सारी वेरिएबल कॉस्ट, ये सारी फिक्स कॉस्ट, तो अब इसके बाद जो अगला मरहला है वो क्या होगा, आओ वो समझाता हूं। चले भाई, जब आपके पास वेरिएबल कॉस्ट निकल कर आ गई, फिक्स कॉस्ट निकल कर आ गई, ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने यहां पर समझना है थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में, उसी इनकम स्टेटमेंट को बना रहा हूं लेकिन थोड़ा डिफरेंट अंदाज में। कैसे? सेल्स क्या थी सर? सेल्स थी हमारी 100,000 की, ठीक है, और मान लेते हैं कि उसके अंदर जो मेरी सारी वेरिएबल कॉस्ट थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिर एफओएच के अंदर जो वेरिएबल का पार्ट है वो भी, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर वेरिएबल का पार्ट है वो भी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अंदर जो वेरिएबल, सारी वेरिएबल कॉस्ट तुमने जमा की तो वो टोटल बनी मिसाल के तौर पे 50,000 रुपए। तो मैंने क्या किया, सेल्स में से, अब मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस नहीं कर रहा, अब क्या माइनस कर रहा हूं, तमाम की तमाम वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि इसको हमने कोई रिपोर्टिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करना। वो जो तरीकेकार है वो तुम रिपोर्टिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर हमारा यहां पर कंसर्न ही क्या है, हमें डिसीजंस लेने हैं।
हमें आगे प्लानिंग करनी है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से ही तुमने सोचना है यहाँ पर। तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो तमाम की तमाम वेरिएबल कॉस्ट तुमने जमा की और वो कितनी बनी, मिसाल के तौर पे $60,000, ये माइनस किया तुमने तो कितना आया तुम्हारे पास सर 40,000। और इस 40,000 का नाम क्या है, इस 40,000 को हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। क्या नाम है भाई, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्यों कहते हैं इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो क्योंकि ये ही वो अमाउंट है जो तुम्हारी फिक्स्ड कॉस्ट में कंट्रीब्यूट कर रही होती है। जैसे मैंने भी आपको समझाया था लास्ट वीडियो में भी कि वो जो 1,000 रुपए का ऊपर का मार्जिन था वो 1,000 क्या कर रहा था, आपकी फिक्स कॉस्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा था। एक बच्चा आया तो आपकी 20,000 की फिक्स कॉस्ट कम होकर कितनी रह गई, 19। अब तुम उस 19 की फिक्र में पड़े हो कि भाई 19 कैसे कवर करूंगा। फिर एक और बच्चा आया, फिर वो कॉस्ट कितनी रह गई, 18,000। तो ऐसा करते 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 तुमने कहा भाई कितने ऐसे बच्चे आएंगे मेरे पास कि मेरी फिक्स कॉस्ट पूरी 20,000 रुपए कवर हो जाएगी। तो वो नंबर, वो क्वांटिटी तुमने जाननी थी और उसी को हमने क्या नाम दिया था, ब्रेक इवन का। उसी का फॉर्मूला भी मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं अगर माइनस कर देता हूं यहां से, क्या माइनस कर देता हूं, फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरा क्या है, फिक्स कॉस्ट। लेट्स सपोज फिक्स कॉस्ट तुम्हारी कितनी है, 40,000। तो अगर तुम ये माइनस करते हो तो तुम्हारा प्रॉफिट क्या निकल के आता है, प्रॉफिट क्या निकल के आता है सर, प्रॉफिट 0 आता है। अगर फिक्स कॉस्ट मेरी यहां पर 20,000 होती तो प्रॉफिट क्या आता सर, 20,000 आता। ठीक है, अब क्या ये ब्रेक इवन पॉइंट है, यस सर बिल्कुल ब्रेक इवन पॉइंट है। क्या इस वक्त हम ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने यहां पर यूनिट्स बेचे हैं, वो मान लो 100 यूनिट्स बेचे हैं। अगर मैंने 100 यूनिट्स बेचे हैं तो भाई मुझे बताओ मेरा पर यूनिट जो सेलिंग प्राइस होगी, पर यूनिट सेलिंग प्राइस 1000 होगी। यानी ये क्या है, 1000 पर यूनिट सेलिंग प्राइस। ठीक है, अच्छा ऐसे ही जब इसको 100 से डिवाइड किया, 100 यूनिट्स बेचे ना, तो उन 100 यूनिट्स के ऊपर मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी लगी होगी, लाजमी सी बात है। तो 100 यूनिट्स पर जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है वो जानना चाहता हूं, तो वो क्या होगी सर, वो होगी 600 रुपए पर यूनिट। ठीक है, 600 रुपए पर यूनिट। तो इस हिसाब से आप मुझे बताइए कि मेरा जो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा वो क्या होगा। देखो दोनों तरीके हैं, तुम चाहो 40,000 को यहां से डिवाइड कर दो 100 से, ठीक है तरीका है, तब भी तुम्हारे पास कितना आएगा भाई, 400 पर यूनिट। या फिर तुम क्या करो, 1000 में से 600, यानी यहाँ टोटल में से टोटल माइनस कर रहे हो, यहाँ यूनिट सेलिंग प्राइस में से यूनिट वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या है भाई, तुम्हारे पास 400 रुपए पर यूनिट, ये क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, अब अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स पर मुझे ब्रेक इवन मिलेगा, देखिए मुझे पता है कि कितने यूनिट्स हैं, 100 यूनिट्स हैं। मैं इसकी कैलकुलेशन सिखाने जा रहा हूं अभी तुम्हें, और यहां पर इसका फॉर्मूला बाकायदा बताने जा रहा हूं कि क्या फॉर्मूला तुमने इस्तेमाल किया। मतलब तुम क्या कर रहे हो यहां पर, ये 40,000 क्या है सर, ये 40,000 रुपए, ध्यान से देखना, ब्रेक इवन पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन जितना है, फिक्स कॉस्ट भी वही है। अगर मैं इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन को डिवाइड करता हूं किससे, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन को पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन से डिवाइड करता हूं, तो यही 100 निकल कर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि पहले इसको डिवाइड किया तो वो निकल कर आया, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये निकल कर आएगा। तो वहीं पर ही मेरी फिक्स कॉस्ट भी कितनी है, 40,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो ब्रेक इवन है, मेरे पास जो ब्रेक इवन का फॉर्मूला बनेगा इन यूनिट्स, ब्रेक इवन इन यूनिट्स जो निकल कर आएगा वो कैसे होगा कि सर अगर मैं अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर देता हूं किससे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से। इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसा चाहिए तुम्हें, यहां पर यूनिट चाहिए। आओ इसको चेक भी कर लो, तुम्हारी फिक्स कॉस्ट कितनी है सर, 40,000 की। तो 40,000 की फिक्स कॉस्ट, इसको डिवाइड करो किससे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से, वो कितना है सर, 400 है। तो यहां पर अल्टीमेट तुम्हारे पास क्या होगा, जवाब आ गया भाई 100 यूनिट्स, वही आ रहा है तुम्हारे पास। यानी अगर मैं 100 यूनिट्स बेचता हूं तो मुझे वहां पर ना तो प्रॉफिट मिलता है ना ही लॉस मिलता है। तो अल्टीमेट हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि अगर हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकालना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास यहां पर होता है, दैट इज CM रेशो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। तो बेटा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो की अगर मैं बात करूं तो वो रेशो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो रेशो को कैलकुलेट करने का तरीका बहुत सिंपल है कि आप इसको यूनिट्स में भी ले सकते हो, यानी पर यूनिट में भी ले सकते हो, और आप इसको टोटल में भी ले सकते हो। यानी मैं अगर कहता हूं ना, वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, CM रेशो, तो रेशो किसकी बेस पर, यानी किसका रेशो किसकी बेस पर,
तो मुझे यहां पर बेसिकली कंट्रीब्यूशन मार्जिन का रेशियो चाहिए होता है सेल्स की बेस के ऊपर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा सर, हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन को डिवाइड करेंगे किससे, सेल्स से, और अगर हमें परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे भाई, 100 से, तो परसेंटेज में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करते तो वो रेशियो में रहेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं, सीएम रेशियो का फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं, सीएम रेशियो, तो क्या बनेगा भाई, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय सेल्स और मल्टीप्लाई बाय 100। अब सीएम चाहो, देखो अगर तुम सीएम को पर यूनिट में ले रहे हो तो फिर सेल्स भी किस में लोगे, पर यूनिट में लोगे। अगर तुम सीएम को टोटल में ले रहे हो तो फिर तुम यहां पर सेल्स भी किस में लोगे, टोटल में लोगे। रेशियो में कोई फर्क नहीं आएगा। आओ चेक भी कर लो इसको। अगर मैं यूनिट्स में लेता हूं 400 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या होगा भाई, ये इसको डिवाइड करोगे ये आएगा 0.4, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे 40% आएगा। टोटल में लेता हूं तो क्या होगा भाई, कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहां पर कितना मेरे पास सर 40,000 है, ठीक है, और ऐसे डिवाइड किससे करूंगा, 1 लाख से। तो इस बार भी डिवाइड करोगे इसको तो जवाब आएगा 0.4, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो इसका जवाब क्या आ गया भाई, 40%। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये कह रहा हूं कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरा 40% है, किसका 40%, किसका, बेस क्या रखी मैंने, सेल्स को बेस रखा ना, तो जो बेस है बेसिकली वो क्या होगी मेरे लिए 100% होगी। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरी सेल्स जो है वो 100% है, मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन वहां पे 40% है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है यहां पर वो क्या होगी, वो 60% होगी, क्योंकि इन तीनों का ही तो रिलेशन है ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट किसके बराबर आया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन के। तो अगर मैं कह रहा हूं सेल्स 100% है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40% है, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, 60% होगी। क्वेश्चन में आएगी इस तरह की चीजें। आपको अगर वो कहता है कि सेल्स आपकी 100% है और आपको बोल दे भाई कि वेरिएबल कॉस्ट मेरी 60% है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि बाकी का 40% क्या होगा तुम्हारा, वहां पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो होगा। अब अगर मुझे डायरेक्ट इस सेल्स अमाउंट पे जाना है, डायरेक्ट सेल्स मैं जानना चाहता हूं, अभी तक मैंने क्या बताया था तुम्हें, यहां पर ब्रेक इवन यूनिट्स में, लेकिन ब्रेक इवन में अमाउंट में या डॉलर्स में भी तो मालूम कर सकता हूं ना। अमाउंट के डॉलर्स में मतलब क्या है कि जो मेरी सेल्स की वैल्यू है, सेल्स वैल्यू और यूनिट्स दोनों में फर्क है। मैं कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचूं और मैं कितनी सेल्स करूं, ये दो अलग बात है। तो यहां से जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा कि तुम कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचोगे कि तुम्हें ना प्रॉफिट और ना लॉस हो। और सेल्स वॉल्यूम की बात करूंगा, सेल्स वैल्यू की बात करूंगा, तो सेल्स वैल्यू से क्या मुराद है कि भाई तुम कितनी सेल्स करोगे कि तुम्हें ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। मैं यहां काम कर लेता हूं। उसके लिए क्या करना होगा कि तुम्हारे पास यहां पर क्या चीज है, रेशो कितना है भाई, 40% दिख रहा है, 40%। अब मैं क्या करने वाला हूं, मेरी जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है, मेरी जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है उसको मैंने क्या किया, उसी के रेशो से, यानी अगर मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन ब्रेक इवन पे कितना है, 40% है ना कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, तो ये भी तो 40% ही है, सेम ही तो है, दोनों में क्या फर्क है यार, कोई फर्क नहीं। तो मैं कह सकता हूं ना, जहां जहां मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन रख रहा हूं एट ब्रेक इवन, तो वहां फिक्स कॉस्ट भी मेरी वही है, तो एक ही बात कर रहा हूं, ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन वहां पर बोलूं या फिक्स कॉस्ट बोलूं, सेम। तो यहां पर क्या करूंगा, 40,000 को डिवाइड कर दिया किससे मैंने, 40% से, यानी जो अमाउंट है मेरे पास उसको मैं उसी के परसेंट से डिवाइड करूंगा। ये ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो अमाउंट है उसको उसी के परसेंट से डिवाइड करूंगा तो मैं 100% पे चला जाऊंगा। ये है भाई फंडा यहां पर समझने वाला कि 40,000 को अगर तुम 40% से डिवाइड करो इसको, ठीक है। अच्छा एक और यहां पर मसला होता है, बच्चा 40 से डिवाइड कर रहा है सर, नहीं भाई परसेंट की साइन लगानी है, 40,000 डिवाइड बाय 40, फिर परसेंट दबाओ कैलकुलेटर पे, फिर इक्वल दबाओ, तो हमारा जवाब डायरेक्ट क्या आएगा, 1 लाख रुपए का। तो ये बेसिकली निकल कर आ गया तुम्हारे पास क्या, तुम्हारी सेल्स वैल्यू, यानी ब्रेक इवन सेल्स, नाम क्या होगा इसका, ब्रेक इवन सेल्स, या पर मैं इसको क्या बोलूंगा, ब्रेक इवन इन डॉलर्स, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं, मैं बोर्ड साफ कर दूं फिर उसके बाद लिख देता हूं यहां पर आपको फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई इसका यहां पर, यानी मैं जानना चाहता हूं ब्रेक इवन इन डॉलर्स, ब्रेक इवन इन डॉलर्स, तो वो कैसे निकल कर आएगा मेरे पास, क्या समझाया मैंने कि आपने लिखनी है वही अपनी फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन इस बार उसको डिवाइड आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से नहीं करना है, बल्कि आप करोगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो से डिवाइड करोगे। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो की अगर हम बात करते हैं तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कैसे आएगा, CM डिवाइड बाय सेल्स और मल्टीप्लाई बाय
100 और ये मैं आपको ऑलरेडी यहाँ डिटेल में समझा चुका हूँ। तो मजीद आपके अभी तक मैंने 3 अलग फॉर्मूले आपसे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और हर फॉर्मूला ये नहीं कि मैंने आपको बता दिया भाई ये रट्टा लगा लो उसका, हर एक चीज़ की उसके जो बैकग्राउंड है वो समझाते हुए आपको फॉर्मूले में समझाते हुए जा रहा हूँ, ताकि जब हम आगे इसके क्वेश्चंस करें तो हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो फर्दर आगे इस पर और बहुत सारा डिस्कशन है, इंशाल्लाह उस पर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।